स्टडीज़ की समरी देखने वाले हैं जो सीटेट में आने वाले हैं एमसीक्यू के रूप में, और हम आज उसे उसी रूप में देखेंगे एमसीक्यूज की तरह। इसमें हमने मोर देन 30 क्वेश्चंस लिए हैं, और यह हमारे जो चैप्टर्स हैं क्लास 4th की, उसके 1 to 14 चैप्टर्स तक के हैं। उसके बाद के आगे के जो चैप्टर्स हैं उसको हम सेकेंड वाली सीरीज में, इस सीरीज के सेकेंड पार्ट में लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, बांस और रस्सी के पुल कहाँ हैं। तो देखिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि बांस सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो असम में पाए जाते हैं, और पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, और बांस के लिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा पानी। तो पानी वहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी असम से होकर गुजरती है। इसके साथ ही यहाँ पर ढलान वाली जगह है, तो यहाँ पर नदियाँ काफ़ी हैं, ढलान वाली जगह है, तो पार करने के लिए बांस के पुल का निर्माण किया जाता है। ठीक, अब और किसी जगह कैसे हम जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हम देख लेते हैं। लद्दाख में ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ये भी जान लेते हैं कि लद्दाख की जो जीवन रेखा है, जो नदी लद्दाख से बहती है, वह है सिंधु नदी। और सिंधु नदी को पार करने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान किसी नदी को पार करने के लिए यहाँ पर ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है, जहाँ दोनों तरफ नदी के दोनों किनारों पर बांस या खंभे बंधे होते हैं, और उस खंभे में एक तार बंधा होता है, मोटा सा तार, और उससे होकर ट्रॉली गुजरती है। ठीक, और राजस्थान की बात करें तो वहाँ ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, और मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, राजस्थान की बात कर रहे हैं, ऊंट गाड़ी वहाँ के लिए क्यों इतना सही है, तो हम जान लेते हैं। देखिए, ऊंट रेगिस्तान का जहाज, राजस्थान वह जगह जहाँ बालू काफ़ी ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, और रेगिस्तानी इलाका बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लिए ऊंट काफ़ी सूटेबल होता है। अब क्यों सूटेबल होता है, क्योंकि ऊंट की कुछ खासियत होती है। पहली खासियत होती है उसके गद्दीदार पाँव, उसके पैरों के जो तलवे होते हैं वो काफ़ी गद्दीदार होते हैं, और इस गद्दीदार की वजह से वह इस जमीन पे, बालू वाली जमीन पे, रेतीली जमीन पर भी आसानी से चल लेता है। दूसरा, उसका कुबड़, उस कुबड़ में वह स्टोर करता है फैट को, वसा स्टोर हो जाती है, तो उसको हफ्तों तक भी अगर पानी और भोजन नहीं मिलता है तो वह आसानी से चल सकता है। तीसरे, उसकी जीभ और उसकी लंबी गर्दन, लंबी गर्दन से वह काफ़ी ऊंचाई तक के पेड़ों के भी पत्तों को खा लेता है, और उसकी जीभ जो मोटी होती है, इसकी वजह से वह उन कटीले पत्तों को खा लेता है, छोटे छोटे पत्तों को, कटीले पत्तों को, और उसको कोई नुकसान नहीं होता है। तो इन खासियत की वजह से उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आ जाते हैं अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन पे। हम वल्लम क्या है। देखिए, हम इस पहले चैप्टर में हमने बात की थी यात्रा के लिए बच्चे किस किस गाड़ियों का प्रयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो वल्लम ना एक छोटी सी लकड़ी की नाव होती है जो चप्पू के द्वारा चलाई जाती है, जो चप्पू से उसको पानी को, नदी का जो पानी होता है वो पीछे धकेला जाता है और नाव आगे चलती है। तो ये छोटी नाव होती है, और यह केरल में पाई जाती है। नाव से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं कि नाव सबसे ज़्यादा केरल में ही पाई जाती हैं, बनाई जाती हैं और चलाई जाती हैं। वहाँ पर नाव से जुड़े हुए त्यौहार भी मनाए जाते हैं, वहाँ पर खेल भी होता है नाव से जुड़े हुए, क्योंकि केरल में नदियाँ काफ़ी हैं, और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नाव का प्रयोग किया जाता है। अगला हम देख लेते हैं, ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। निम्न में से किसके कान बाहर दिखाई देते हैं। तो देखिए, ऐसे सभी जीव जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं उनकी एक खासियत ये होती है कि वे अंडे नहीं, बच्चे पैदा करते हैं जिनके भी कान दिखाई देते हैं, और जिनके कान में सिर्फ सुराख होती है, कान, कर्ण, पल्लव नहीं पाए जाते, वे अंडे देते हैं। तो इसलिए सेकंड चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो देखिए, छिपकली, चिड़िया और मगरमच्छ, इन तीनों के ही बाह्य कर्ण या कर्ण पल्लव नहीं पाए जाते हैं, तो इनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छिपकली के कान, जो आंखें होती हैं, उन आंखों के पीछे एक सुराख दिखाई देता है, दोनों तरफ 2 सुराख दिखाई देते हैं, वही उनके कान होते हैं जिसे वे सुन सकती हैं। ठीक ऐसे ही अगर आप सांप की बात करें तो सांप के भी कान नहीं दिखाई देते, मगरमच्छ के भी कान नहीं दिखाई देते। इनके आंखों के ऊपर कान होते हैं लेकिन सिर्फ सुराख के रूप में होते हैं। चिड़िया, इसके भी कान दिखाई नहीं देते। लेकिन जब हम बात करते हैं चमगादड़ की तो उसके कान दिखाई देते हैं।
तो चमगादड़ के कान दिखाई देते हैं, बाकी कान दिखाई नहीं देते। इसके साथ अगला क्वेश्चन है, किसके कान दिखाई नहीं देते? तो देखिए घड़ियाल, ये भी मगरमच्छ की प्रजाति है, वैसे ही होता है। तो घड़ियाल के भी कान दिखाई नहीं देते, इसके भी सिर्फ सुराख होती है। कछुआ, कछुए के भी कान दिखाई नहीं देते। चिड़िया, चिड़िया के भी कान दिखाई नहीं देते। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, सभी, इनमें से किसी के भी कान दिखाई नहीं देते। अर्थात अगर हम ये कहें कि इन तीनों ही तरह के जो जीव हैं, या फिर पीछे जो मैंने बताया आपको कि सर्प हो गया, छिपकली हो गई, ये सभी अंडे देने वाले जीव हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन अंडे देता है? चिड़िया, छिपकली, उपर्युक्त दोनों। तो हमने पिछले क्वेश्चंस में देख लिया था कि जिनके भी कर्ण पल्लव दिखाई नहीं देते वे सभी अंडे देते हैं, और जिनके कर्ण पल्लव दिखाई देते हैं वे बच्चे पैदा करते हैं। ठीक, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंडे देते हैं कौन? जिनके कान दिखाई देते हैं, जिनके कान दिखाई नहीं देते। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन होगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाथी की क्या विशेषता है? देखिए, तो हाथी की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता दूं। हम जानते हैं ना, हाथी स्थलीय जीव में सबसे बड़ा जीव होता है, सबसे बुद्धिमान जीव होता है, और इसके झुंड में, जो हाथियों का झुंड होता है, ये अलग अलग नहीं रहते, ये झुंड में रहते हैं, और इनके झुंड में हथिनियाँ रहती हैं। एक झुंड में 14 से 15 हथिनियाँ रहती हैं, और उनके छोटे बच्चे होते हैं। और हाथियों की उम्र ना 60 से 70 साल होती है। तो इसमें जो 14 से 15 साल तक के बच्चे होते हैं, वे बचपने में जब तक होते हैं, यानी तब तक वे झुंड में रहते हैं, और 15 साल के बाद वे झुंड को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। अब जो झुंड होता है, उसमें जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है, वह उसकी बातें सब मानते हैं, और वही उनकी मुखिया होती है। ठीक, और ये जो हाथी होते हैं ना, एक दिन में 100 किलो से भी ज़्यादा पत्तियां खा जाते हैं। ठीक, तो ये काफ़ी ज़्यादा भोजन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पानी पीते हैं, और जंगल में भ्रमण करते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खेजड़ली गांव कहाँ है? देखिए, खेजड़ली गांव से मैं जुड़े हुए जितनी भी बातें हैं, मैं आपको सब यहीं पे बता देती हूँ। खेजड़ली गांव का नाम इसलिए पड़ा खेजड़ली, क्योंकि यहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, जो खेजड़ी के वृक्ष होते हैं ना, इसमें कीड़े नहीं लगते, इसकी छाल की दवाइयाँ बनती हैं, और यह रेगिस्तानी इलाकों में उगता है। साथ ही यह ऐसा पेड़ है जो बहुत कम पानी को लेता है, मतलब बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है इसको, और यह आवासीय, मतलब ऐसा वृक्ष है जिसके इमारती लकड़ी कह सकते हैं, इमारती लकड़ी देता है यह। और खेजड़ली गांव जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन आ सकते थे हमने आपको बता दिए हैं। अच्छा, इससे जुड़ी एक कहानी है कि खेजड़ली गांव के जो लोग हैं ना, जो बुजुर्ग थे, वो लोग कहा करते थे कि पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। पेड़ों के बिना तो वास्तव में हमारी ज़िंदगी नहीं है, और जानवरों के बिना भी हमारी ज़िंदगी अधूरी सी है। ठीक, अब जो खेजड़ली गांव के लोग हैं ना, वो विश्नोई कहलाते हैं, विश्नोई। तो यह भी क्वेश्चन आता है कई बार कि विश्नोई कहाँ के लोग हैं। तो यह राजस्थान के खेजड़ली गांव के लोग हैं जो विश्नोई कहलाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत, चैप्टर एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को बुक में क्यों रखा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जब एक बार, काफ़ी समय पहले की बात है, जब पेड़ को काटा जा रहा था, तो इन लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन भी दांव पे लगा दिया था। इसलिए ये चैप्टर इसमें रखा गया कि पेड़ हमारे लिए सब कुछ देते हैं, तो हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी के पौधों की क्या विशेषता? तो हमने पहले ही बात कर ली, इसमें कीड़े नहीं लगते, इसे कम पानी की ज़रूरत होती है, इसकी छाल की दवाइयाँ बनती हैं, और जानवर इनके पत्तों को खाते भी हैं। अगला, मुजफ्फरपुर ज़िला कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर बिहार में है, काफ़ी फेमस है लीची के उत्पादन के लिए। और जब बात करें लीची के उत्पादन की, तो लीची से जो पराग रस निकलता है, उस पराग रस से मधुमक्खियाँ बनाती हैं शहद। ठीक, तो ये चैप्टर अगला है, 3-4 क्वेश्चन से जो आ सकते हैं वे ये हो सकते हैं कि मुजफ्फरपुर ज़िला कहाँ है? तो यह बिहार में है। यहाँ किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लीची के उत्पादन के लिए यह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और मधुमक्खियाँ शहद बनाने के लिए क्या यूज करती हैं? तो यह फूलों का रस लेती हैं और अपना शहद बनाती हैं। ठीक,
अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, स्टार गर्ल किसे कहते हैं? तो ऐसी लड़कियाँ जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई करी और वे दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, उन्हें कहा जाता है स्टार गर्ल। ठीक, इसमें एक और क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 किससे संबंधित है? देखिए, शिक्षा अगर मुश्किल थी, पहले काफ़ी मुश्किल थी शिक्षा लेना, बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाई के लिए बाहर जाना, स्कूल काफ़ी दूर हुआ करते थे, तो जो 2009 में आरटीई एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसके तहत ये था कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। माता पिता का एक कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के अगर उनके बच्चे हैं तो उनको ये स्कूल भेजें। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के अंडे देने का समय क्या होता है? तो देखिए, मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, छत्ते बनाने और शहद बनाने का काम कौन करता है? तो ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मधुमक्खियां हैं वे सामाजिक प्राणी हैं। ठीक, सामाजिक प्राणी वे होते हैं जिनके काम बंटे हुए होते हैं। तो जो मधुमक्खियां हैं ना, उनके भी बंटे हुए काम हैं। इनके छत्ते में 3 तरह के जीव होते, मतलब 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं। एक मक्खी होती है रानी मक्खी, ठीक, रानी मधुमक्खी, दूसरा श्रमिक मधुमक्खी और तीसरा नर मधुमक्खी। जो अगर हम बात करें नर और मादा मधुमक्खियों की, तो जितने भी श्रमिक मधुमक्खियां हैं वे सभी मादा मधुमक्खियां होती हैं। वे सभी काम करती हैं शहद लाने का, शहद बनाने का, फूलों का रस लाने का, छत्ते बनाने का, जो लार्वा हैं उनके या जो अंडे हैं उनको अलग अलग खानों में रखने का, उनको भोजन कराने का, ये सारे काम श्रमिक मधुमक्खियां करती हैं। नर मधुमक्खियां सिर्फ प्रजनन में मदद करती हैं, निषेचन के लिए। और रानी मधुमक्खी, सभी मधुमक्खियों में जो सबसे स्पेशल होती है, जब सबसे खास होती है, वो रानी मधुमक्खी होती है, जिसका काम होता है जीवन भर अंडे देना। ठीक, तो इस तरह से 3 तरह से ये बटे हुए होते हैं और इनके अलग अलग काम भी बटे होते हैं। अगला हम कर ले, अब जैसे हमने बताया कि मधुमक्खियां सामाजिक प्राणी हैं, इसी तरह से कुछ और भी सामाजिक प्राणी हैं, कुछ और भी ऐसे कीट हैं जो सामाजिक कीट हैं, सामाजिक प्राणी हैं। तो इसमें चींटियां और दीमक होते हैं। ठीक है, मधुमक्खी, चींटी, दीमक, ये तीनों ही सामाजिक प्राणी होते हैं। अब चींटियों के बारे में हम जानते ही हैं कि चींटियां जो होती हैं उसमें भी सिपाही होते हैं, श्रमिक होते हैं, मजदूर और राजा रानी वगैरह, इस अलग अलग काम उनके बटे होते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अगले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चन ये है कि अगर हम गुजरात से जा रहे हैं केरल, तो कहानी इसी यही की है, गुजरात से केरल जाने की। तो उसमें गुजरात के कुछ जगहों के नाम हैं, कुछ केरल के जगहों के नाम, बीच में गोवा और कर्नाटक भी पड़ता है, तो इन सभी की बातें की गई हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुजरात की। गुजरात में कौन कौन सी जगहें स्थित हैं? तो इसमें ऑप्शन है वलसाड, गांधीधाम, अहमदाबाद। ये सभी जगहें गुजरात में स्थित हैं, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात से केरल ट्रेन द्वारा यात्रा में कौन कौन से राज्यों से ट्रेन गुजरती है? तो देखिए, गुजरात से जब हम यात्रा करते हैं, शुरू करते हैं और केरल पहुंचते हैं, तो रास्ते में पड़ता है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, गोवा और फिर आता है केरल। तो यहाँ पर दिया हुआ है गोवा और कर्नाटक, तो ये दोनों ही जगह आते हैं गुजरात और केरल के मध्य में। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, PNR नंबर से क्या जानकारी मिलती है? जब हम टिकट लेते हैं ना ट्रेन की, तो उसमें कॉर्नर में एक लिखा होता है PNR नंबर, या जब हम अब हम उसका यूज कैसे करते हैं उसी से आप जान जाएंगे कि इसमें क्या क्या जानकारियाँ होती हैं। जब हमें ट्रेन का पता करना होता है कि ट्रेन का टाइमिंग क्या है, तो हम क्या करते हैं, जाते हैं उसमें रेलवे की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, PNR नंबर डालते हैं। जैसे PNR नंबर डालते हैं, हमें पता चलता है कि वह ट्रेन का टाइमिंग क्या है। ठीक, तो ट्रेन की टाइमिंग हमें पता चल सकती है इससे। अब हमारा बुकिंग स्टेटस पता चल जाता है। साथ ही जो हमारा रिकॉर्ड है ना, जो हमने रिकॉर्ड डाला, जैसे कि हमारी एज क्या है, हम कहाँ से कहाँ की यात्रा कर रहे हैं, कौन सा हमारा कौन सा बर्थ है,
कौन सा कोच है, ये सब कुछ पता चल जाता है, हमारा किराया कितना है, ये सब कुछ हमें पीएनआर नंबर से पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन, केरल में स्थित जगहों की बात की गई है, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो केरल में स्थित है। तो चैप्टर में कोझिकोड और कोट्टायम की बात की गई है। कोझिकोड और कोट्टायम ये दोनों जगहें कहाँ पे हैं, केरल में हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, वल्लीयम्मा किसे कहते हैं। तो देखिए, केरल में ना मलयालम भाषा बोली जाती है, और मलयालम भाषा के दो शब्दों को हम आज इस क्वेश्चन में देखेंगे। पहला शब्द है वल्लीयम्मा और दूसरा है अम्मुमा। तो वल्लीयम्मा, वली मतलब अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करें अपने तरीके से, तो वल्लीयम्मा, वल्लीयम्मा मतलब क्या, बड़ी अम्मा, ऐसे साउंड कर रहा है ना, वल्लीयम्मा बड़ी अम्मा, वल्लीयम्मा बड़ी अम्मा। तो जो बड़ी अम्मा यानी अम्मा की बड़ी बहन, ठीक है, तो जो बड़ी मौसी होती है ना, उनको कहते हैं वल्लीयम्मा। ठीक है। ऐसे दूसरा शब्द है अम्मुमा। अम्मुमा मलयालम भाषा का ही शब्द है, और अम्मू, अम्मू, अम्मा यानी अम्मा, अम्मुमा, अम्मा यानी अम्मा जो हमारी हैं, मतलब माता की जो माता हैं, यानी हमारी नानी, तो नानी को कहते हैं अम्मुमा। तो ये दो वर्ड याद कर लीजिए, वल्लीयम्मा और अम्मुमा। वल्लीयम्मा मतलब बड़ी मौसी और अम्मुमा मतलब नानी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, फेरी क्या है। तो केरल की जब हम नाव की हमने बात की थी ना, सबसे पहला क्वेश्चन कि केरल में नाव जो चलती है, ठीक, तो उसमें एक नाव होती है फेरी, यह इंजन से चलती है। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह कानून क्या है। तो देखिए, 18 वर्ष से कम की लड़की और 21 वर्ष से कम के लड़के की जो शादी होती है वह अपराध है, यही बाल विवाह कानून है। बाल विवाह कानून ये कहता है कि 18 वर्ष से कम की लड़की नाबालिग होती है, साथ ही 21 वर्ष से कम का लड़का भी नाबालिग होता है, तो इनकी शादियां नहीं कराई जा सकती। अब इसमें कानून जो है ये है कि अगर 18 वर्ष से कम की लड़की का विवाह होता है, तो जो लोग भी इससे जुड़े हैं, जो भी ये विवाह करवा रहे हैं, उन सबको सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। ठीक। अगला हम जान लेते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। देखिए, यह चैप्टर जो है ना, 26 क्वेश्चन जो है, यह चैप्टर खेल से संबंधित है। ठीक। तो जो खेल हमारे खेल क्या है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक बौद्धिक क्षमताओं का विकास करते हैं, वे होते हैं खेल। ठीक। यह खेल हमें मानसिक तौर पर भी मजबूत बनाते हैं और साथ ही शारीरिक तौर पर भी, इसलिए खेल को इस चैप्टर में रखा गया है। तो इसमें बात की गई है कर्णम मल्लेश्वरी की। तो कर्णम मल्लेश्वरी ना एक वेट लिफ्टर हैं। ठीक। पहला ऑप्शन इसका सही है, वेट लिफ्टर हैं, और यह आंध्र प्रदेश की हैं। इन्होंने भारत से बाहर के भी काफ़ी मेडल्स जीते हुए हैं। इनकी और भी जो बहनें हैं, 3 बहनें हैं, वे तीनों बहनें भी वेट लिफ्टिंग की कोशिश कर रही हैं, वे भी उसे सीख रही हैं। अच्छा, एक बात और इन कर्णम मल्लेश्वरी की खास बात है कि इन्होंने 12 वर्ष की उम्र से ही वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी। ठीक। अगला क्वेश्चन ये है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। ठीक। तो देखिए, फूलों की घाटी ना उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ये देखिए, यह है चमोली, यह है उत्तराखंड और यह है चमोली, यहीं पर स्थित है फूलों की घाटी। ठीक। अच्छा, उत्तराखंड ना 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो जो इधर के भाग है, जो चौड़े भाग है, एक गढ़वाल है और इधर है कुमाऊं, कुमायूं और गढ़वाल। अच्छा, अगला चैप्टर है कि जब हम घर बनाते हैं, पहले के ज़माने में जो घर बनते थे, तो उन घरों में ना लकड़ी के घर बनते थे। जैसे छज्जा, जो छत है वो लकड़ी की बनती थी, नीचे ज़मीन जो है वो ऐसे मिट्टी की रहती थी, उसे गोबर से लीपा जाता था। तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं एग्जाम में कि कैसे कैसे विकास हुआ। तो इसमें सबसे पहला है कि जब हम छज्जा बनाते हैं या छत बनाते थे, तो उसमें हम कौन सी लकड़ी लगाते थे कि जिससे उसे कीड़े ना लगे, लकड़ी में लकड़ी खराब ना हो। तो यही क्वेश्चन यहाँ से है कि किस लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। ठीक है। तो नीम, कीकर और खिजड़ी, इन तीनों में ही कीड़े नहीं लगते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आया कहाँ है, ये चैप्टर शुरुआत इसकी हुई है, भारत का जो विभाजन हुआ था 1947 में, जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ और भारत का विभाजन हुआ, तो पाकिस्तान से काफ़ी लोग भारत में आ गए थे।
तो उनको जब सबसे पहले तो दिल्ली में रहने की जगह दी गई, उनको घर नहीं दिया गया, एक ऐसे कैंप लगाया गया, वहाँ पे वो लोग रहते थे। बाद में हरियाणा उनको शिफ्ट किया गया, उनको हरियाणा में ज़मीन दी गई, तो वहाँ उन लोगों ने घर बनाया। तो वहीं की एक उस समय जो लोगों ने घर बनाए थे, वे घर कैसे उन लोगों ने बनाए थे, उसी के बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो किस लकड़ी ऐसी है जिसमें कीड़े नहीं लगते? तो नीम में, कीकर में और खेजड़ी में, इन तीनों में ही कीड़े नहीं लगते हैं। अच्छा, अगला एक टॉपिक है कि पॉइंट एक है कि शुष्क शौचालय निर्माण निषेध अधिनियम किससे संबंधित है? तो देखिए, हमारे भारत में यह पहले एक प्रथा थी कि शुष्क शौचालय हुआ करते थे, जिसमें कि जो गंदगी होती थी उस गंदगी को लोग एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा इसे गंदगी को मैला ढोने की प्रथा चलाई गई थी। तो वे लोग उसे ढोते थे और उसे झाड़ू से वगैरह से सफाई होती थी और सिर पे ढोते थे। यह बहुत ही गंदी प्रथा थी और इसको खत्म करने के लिए शुष्क शौचालय निर्माण निषेध अधिनियम लागू हुआ था। तो यह प्रथा मैला ढोने की प्रथा से संबंधित है। अब ये क्या है मैला ढोने की प्रथा? तो देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा शुष्क शौचालयों या सीवर से मानवीय अपशिष्ट को हाथ से साफ करने, सिर पर रखकर ले जाने, उसका निस्तारण करने या किसी भी प्रकार से शारीरिक सहायता से उस संभालने को हाथ से मैला ढोना या मैनुअल स्क्वेंजिंग कहते हैं। ठीक, तो ये भंगी भी कहा जाता था उन लोगों को जो लोग ये काम करते थे। ठीक, तो 2013 में इसको पूरी तरह से पाबंदी लग गई कि अगर ऐसा किया जाता है तो यह अपराध होगा और ऐसा कराने वाले को सजा दी जाएगी। साथ ही ये हुआ कि ये जो लोग हैं, जो ऐसे जाति विशेष के लोग हैं जिनसे ये काम करवाया जा रहा है, उनका भी कहीं ना कहीं उनको किसी काम में लगाया जाए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए और वे पढ़ाई कर सकें और आगे बढ़ सकें, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध किए जाएं। यह सब 2013 में यह कानून बना था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। BOD किससे संबंधित है? ठीक है, तो यह है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। डिमांड की बात कर रहे हैं, यानी क्या है, जरूरत की बात कर रहे हैं ना, हमें आवश्यकता किसकी है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। जल में ऑक्सीजन की मात्रा से, जल में मछलियों की संख्या से, जल में उर्वरक की मात्रा से, या किसी से नहीं। तो देखो, बायोलॉजिकल है, O का मतलब ऑक्सीजन है और D का मतलब है डिमांड। ठीक है, तो O मतलब ऑक्सीजन, तो यहाँ से पता चल जा रहा है कि पहला ऑप्शन इसका सही होगा कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा से। ठीक है, देखिए, जब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ कि जब पानी में कचरा जाता है, गंदगी जाती है, तो पानी प्रदूषित हो जाता है। पानी प्रदूषित होने का मतलब कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसके जीव जंतु जो हैं, जैसे मछलियाँ हैं, कछुए हैं, या जो भी जीव हैं, वे मरने लगते हैं। उनको ऑक्सीजन चाहिए ना पानी में घुलित अवस्था में, तो वे उस ऑक्सीजन को नहीं ले पाते हैं बाहर से। तो वहाँ पर जो जरूरत होती है ना, वही कहलाती है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब जो जरूरत है उनको जितनी चाहिए, तो ये मिलीग्राम पर लीटर में इसको मापते हैं, कितने ग्राम ऑक्सीजन हमें चाहिए पानी में। ठीक, तो इसी को कहते हैं BOD। अगला है यूट्रोफिकेशन। क्या है? देखिए, जब पानी में बहुत ज़्यादा उर्वरक पहुँच जाए, ठीक है, अशोधित मल पहुँच जाए जल में, तो यहाँ पर पोषक तत्व काफ़ी बढ़ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए खेतों में हमने यूरिया डाला और नाइट्रोजन होता है यूरिया में, ऐसे ही हमने खेतों में ढेर सारे सल्फर, बाकी चीज़ें हमने डाली। ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब चीज़ें हमने खेतों में डाला। यहाँ का पानी बह के गया नदियों में। अब नदी में क्या हुआ कि नाइट्रोजन की, सल्फर की और जो पोटेशियम है, फास्फोरस है, इनकी मात्रा काफ़ी बढ़ गई। ठीक, तो जब इनकी मात्रा बढ़ गई तो ये पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी बढ़ गई ना, तो वहाँ पर क्या होगा, पौधे बहुत ज़्यादा, जैसे एल्गी जो है और शैवाल जो है, वो काफ़ी ज़्यादा उस पानी में हो जाएगा। और पानी में जब शैवाल काफ़ी ज़्यादा होंगे तो वहाँ के जीव मरने लगते हैं। यही क्रिया कहलाती है यूट्रोफिकेशन। मतलब किसी भी पानी के अंदर बहुत ज़्यादा पोषक तत्व आ जाएं तो उसे कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक, अच्छा, पानी में जब बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है तो विभिन्न प्रकार के उसमें तत्व होते हैं। उन तत्वों से हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। जैसे एक तो सबसे कॉमन जो हम जानते हैं, काफ़ी पुरानी, जो जापान में हुई थी, मिनीमाता डिजीज।
ठीक, मिनीमाता रोग जो मिनीमाता नदी की वजह से हुई थी। मिनीमाता नदी में सबसे पहले पारे की अधिकता की वजह से हुई, तो पारे की वजह से होता है मिनीमाता। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचती है। ठीक है, इस तरह लेड अगर पानी में ज़्यादा मात्रा में है तो हमारे पाचन तंत्र और मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव डालता है। अगर पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो तो चर्म रोग होता है, हड्डियों में विकृति और मानसिक रोग होता है। इसमें कभी कभी तो त्वचा का कैंसर भी हो जाता है आर्सेनिक की वजह से। अगर पानी में कैडमियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो मिचली, दस्त और हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक, ऐसे ही अगर क्रोमियम पानी में ज़्यादा हो तो कैंसर कारक होता है। अगले अच्छा, हम अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए कोई संगठन है या नहीं है। तो देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक, यह जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या सीपीसीबी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1974 में सितंबर के महीने में हुई थी। ठीक, और यह जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों की रोकथाम के लिए काम करता है। इसके साथ ही हमारा आज के जितने भी क्वेश्चन थे वे कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी क्वेश्चंस हम अगले सीरीज में देखेंगे। इसके आप इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।